5070 परफॉर्मेंस में 4090 के आसपास भी नहीं आने वाला। एनवीडिया तुम्हें बस पागल बना रहा है। तो CES जो इवेंट होता है वहाँ पे एनवीडिया ने अपने नए 5000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स अनाउंस कर दिए और वहाँ पे उनने एक ग्राफ दिखाया था जिसमें 5070 तुम्हारे 4090 जितनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। ये ग्राफ सरासर झूठ है। जो भी इस ग्राफ के अंदर दिखा रहे हैं सब कुछ गलत है। अब ये समझने के लिए कि इसमें तुमसे झूठ कैसे बोला जा रहा है, एनवीडिया तुम्हें कैसे पागल बना रहा है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनकी नई AI टेक्नोलॉजी DLSS 4 क्या है। DLSS 4 के अंदर हमको कुछ नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और जो पुरानी कुछ चीजें थी उनको ये बेटर कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल DLAA इनकी एंटी एलिसिंग की टेक्नोलॉजी थी, अब वो पहले से ज्यादा क्लीन हो गई है, पहले से ज्यादा क्लियर हो गई है। अब इनने एक नया मॉडल निकाला है DLSS का जो रे रिकंस्ट्रक्शन के साथ चलने के लिए स्पेसिफिकली बना है। इनने नॉर्मल फ्रेम जनरेशन को भी बेटर करा है। नॉर्मल फ्रेम जनरेशन जब चलती थी वो पहले तुम्हारे FPS को थोड़ा कम करती थी फिर डबल करती थी। अब जो नई फ्रेम जनरेशन है वो इतना ज्यादा कम नहीं करेगी और पहले से बेटर क्वालिटी के आउटपुट्स भी देगी। तो आर्टिफैक्ट्स जो दिखते थे कम हो जाएंगे। अब तुमने नोटिस करा मैंने नॉर्मल फ्रेम जनरेशन बोला है जो डबल करती थी, क्योंकि एनवीडिया ने एक नया फीचर निकाला है मल्टीपल फ्रेम जनरेशन। मल्टीपल फ्रेम जनरेशन में ये एक फ्रेम को लेके उसके आगे के 2 या 3 नए फ्रेम्स भी बनाते हैं। मल्टीपल फ्रेम जनरेशन तुम्हारा बस 5000 सीरीज पे है। जो 4000 सीरीज थी ना 4090 4080 उनके पास अभी भी नॉर्मल 2x वाला फ्रेम जनरेशन है। और यहाँ से शुरू होता है एनवीडिया का झूठ। जो ग्राफ जिसमें लिखा हुआ था कि 4090 और 5070 की सेम परफॉर्मेंस होगी, वहां पे तुम नीचे देखोगे ध्यान से तो लिख रखा है कि 4090 नॉर्मल फ्रेम जनरेशन यूज कर रहा है जो 2x वाली है और 5070 तुम्हारा मल्टी फ्रेम जनरेशन यूज कर रहा है जो 4x ऊपर तक जा सकती है। अब तुम बोलोगे तो क्या प्रॉब्लम, फ्रेम जनरेशन के बाद तो सेम क्वालिटी मिल रही है ना हमको। ये प्रॉब्लम है कि फ्रेम जनरेशन हर गेम में नहीं होती है। फ्रेम जनरेशन एक बहुत छोटे अमाउंट ऑफ गेम्स में आएगी और ये नया DLSS 4 वाली फ्रेम जनरेशन तो और भी कम अमाउंट ऑफ गेम्स में आएगी। हर गेम में तुमको नहीं देखने को मिलेगी। कोई पुरानी गेम्स हो गई, कोई और नई गेम्स आ जाएंगी जिनमें फ्रेम जनरेशन नहीं होगी, तो उन गेम्स के अंदर दो 5070 4090 के आसपास भी नहीं आ पाएगा ना, आधी परफॉर्मेंस देगा ना 4090 के। और जब हम इस टॉपिक पे तो एक और चीज, फ्रेम जनरेशन अच्छा नहीं होता है। फ्रेम जनरेशन तुम्हारी लेटेंसी बढ़ा देता है। अगर 2 ओरिजिनल फ्रेम्स के बीच में तुम 3 नकली फ्रेम डाल रहे हो ना, तो जो ओरिजिनल सेकंड फ्रेम है ना उसके अपीयर होने का टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिससे लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है। और ये जो लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है ना, इसकी वजह से FPS चाहे तुमको ज्यादा देख रहे हो पर गेम फील तुम्हारी एकदम विदाउट फ्रेम जनरेशन वाली ही फील होगी। तो फिर फायदा नहीं है अल्टीमेटली फ्रेम जनरेशन को ज्यादा। फ्रेम जनरेशन एक शो ऑफ फीचर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। 4x फ्रेम जनरेशन जो होती है ना वो 2x फ्रेम जनरेशन से भी ज्यादा लेटेंसी दिखाएगी और वो उससे ज्यादा लैग करेगा, जो अल्टीमेटली चाहे FPS ज्यादा दे रहा हो वो गेम की क्वालिटी को इतना बेकार कर देगा, खेलने के लायक नहीं बचेगी वो गेम। अब तुम पूछोगे भाई फिर परफॉर्मेंस है कितनी आजकल 5070 की। अगर हम रॉ परफॉर्मेंस 5070 की 4090 से कंपेयर करें तो कितनी आएगी, कितना कम हुआ है, हमको कितना लॉस मिल रहा है। तो विदाउट DLSS ना ये मुश्किल से 20 या 30% बेटर होगा 4070 से, 4090 से नहीं। विदाउट नया वाला DLSS ये बहुत बड़ा कोई परफॉर्मेंस का इंक्रीज नहीं है, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं हो गई है। तो अगर तुम्हारे पास कोई 4000 या 3000 सीरीज का कार्ड पड़ा हुआ है तो 5000 सीरीज के उसको मत बेचो, अपना 3000 सीरीज का ही कार्ड चलाओ। पर अगर तुम्हारे पास कोई और भी पुराना कार्ड जैसे 10 सीरीज का 1060 या 1650 Ti पड़ा हुआ है तो तुम अपना कार्ड जरूर बेच सकते हो, तो 5000 सीरीज का कोई कार्ड ले सकते हो। और ये जो नया DLSS 4 में मल्टीपल फ्रेम जनरेशन है ये कोई नई चीज नहीं है। स्टीम पे एक सॉफ्टवेयर आता है लॉसलेस फ्रेम जनरेशन के नाम से। ये सॉफ्टवेयर 5-6 महीने पहले ही हमको 3x 4x फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन दे चुका है और ये AMD और Nvidia से बेटर फ्रेम जनरेशन करता है, उनसे कम लेटेंसी ये दे देता है बहुत बार। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी गेम में फ्रेम जनरेशन लगा सकते हैं, किसी भी गेम में अपस्केलिंग लगा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव वो कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, चाहे वो सपोर्ट करती भी हो या ना करती हो। तुमको कुछ भी फाइल वाइल एडिट नहीं करनी पड़ती, तुमको बस गेम को रन करना है और इस सॉफ्टवेयर को रन करना और फ्रेम जनरेशन लग जाती है ऊपर से जादू की तरह। और चेरी ऑन टॉप ये सॉफ्टवेयर बस 350 रुपए का है। बस तुमको कोई भी 70-80 हजार का ग्राफिक कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, जबकि ये सॉफ्टवेयर सब कुछ करा देता है। एक डिजिटल फाउंड्री नाम का यूट्यूब चैनल है, उनको 5090 टेस्ट करने के लिए मिला था। ऑफकोर्स उनको DLSS 4 ऑफ करना अलाउड नहीं था अपनी टेस्टिंग में, पर उन्होंने टेस्टिंग में ये दिखाया कि लेटेंसी ये जरूर ऐड करता है, नॉर्मल फ्रेम जनरेशन से ज्यादा लेटेंसी है। बहुत गुना तो ज्यादा नहीं है लेटेंसी, पर ज्यादा है फिर भी लेटेंसी अच्छा नहीं है ये खेलने के लिए। तो चलो इन ग्राफिक कार्ड के बारे में जो अनाउंस हुआ है उस सब के बारे में बात करते हैं।
अगर तुमने लीक्स वाली वीडियो देखी थी तो सब कुछ सही था, बस थोड़ी बहुत चीजें थी जो अलग है। तो मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस इस बार एक्चुअली में थोड़ा कम मिला है पिछली बार से। 5070 तुम्हारा 550 यूएस डॉलर का आ रहा है, जो इंडियन रुपी में होता है तुम्हारा 47,000। अब इंडिया में आते आते टैरिफ लग जाएंगे, टैक्सेस लग जाएंगे, इसका प्राइस बढ़ा के आई थिंक 55,000 तक का हो जाएगा इंडिया में। अब मैं लोगों को 5070 खरीदने से क्यों मना करूंगा कि ये पहले 4090 की परफॉर्मेंस का तो है ही नहीं, पर 5070 के अंदर बस 12 GB वीराम है। ये तुमको 4K पे गेमिंग नहीं करा पाएगा, इवन 1440p पे भी तुमको मीडियम सेटिंग्स पे खेलना पड़ेगा। और कुछ सालों बाद तो ये 1440p भी नहीं करा पाएगा, 2-3 साल के बाद। कि आजकल गेम्स 1080p पे ही 8 GB से ज्यादा मांगने लग गई है। कुछ गेम्स तो 10-10 GB मांगती है 1080p पे। यह हमको एनवीडिया का वही खेल दिख रहा है जिसमें वो कम वीराम देते हैं ताकि लोगों को फ्यूचर में नया ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़े जब वो नई सीरीज निकाले। 5070 तुम्हारा 250 वॉट की पावर ले रहा है। 5070 खरीदने से अच्छा मैं कहूंगा 10-15 हजार रुपए अपने बजट को और बढ़ा लो और खरीद लो 5070 Ti। 5070 Ti के अंदर 16 GB वीराम मिलती है, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है गेमिंग के लिए। तुम इसके अंदर मीडियम सेटिंग्स पे 4K और हाई सेटिंग्स पे 1440p आराम से खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5070 Ti बस 300 वॉट की पावर ले रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। ये है तुम्हारा 750 यूएस डॉलर का। 750 यूएस डॉलर तुम्हारा इंडियन रुपी में बनता है 65,000। अब उसके ऊपर 5,000-6,000 बढ़ जाएगा और वो 70,000 तक का हमको देखने को मिल सकता है। 71-72 भी जा सकता है कुछ केसेस में। अब आते हैं सबसे डिसअपॉइंटिंग कार्ड के ऊपर, जो है तुम्हारा 5080। मेरे को नहीं लगता 5080 रॉ परफॉर्मेंस विदाउट DLSS 4090 तक पहुंच पाएगा। अगर पहुंचेगा भी तो बहुत बेयरली 1 या 2 परसेंटाइल में पहुंचेगा 4090 के। जब हम 5080 को 5090 से कंपेयर करते हैं तो इसमें सब कुछ ही आता है। कूडा कोर आधे है, SM आधी है, AI पावर आधी है, पर प्राइस भी आधा है। सर मैं इसको डिसअपॉइंटिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5080 में हमको 5070 Ti जितनी ही वीराम देखने को मिल रही है, बस 16 GB। 16 GB में हम बताया था कि 4K मीडियम टेक्सचर्स पे भी भर देता 16 GB। 5080 के अंदर हमको वो 256 बिट की बस देखने को मिलती है। इसकी TGP तुम्हारी 360 वॉट्स है और ये $1,000 का आता है। $1,000 इंडियन रुपी में कितने होते हैं? $1,000 इंडियन रुपी में 85,000 होते हैं। अब टैरिफ टैक्स लग के जब इंडिया में पहुंचेगा आई थिंक ये 95 क्रॉस कर सकता है आराम से। मे बी 1 लाख के भी इसके कुछ वर्जन हमको MSI एसएस के देखने को मिल जाए। अब करते हैं 5090 की बात। 5090 32 GB वीराम दे रहा है हमको। इसकी TGP बहुत ज्यादा है, 575 वॉट्स, और ये $2,000 का है। $2,000 बहुत महंगा होता है। एक नॉर्मल बंदा $2,000 का ग्राफिक कार्ड नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये 1,60,000 क्रॉस कर जाएगा और इंडिया में आते आते टैरिफ लग के 1,80 का भी हो सकता है। अब अगर हम ओवरऑल प्राइस की बात करें तो ओवरऑल प्राइस इस जनरेशन का पिछली जनरेशन से बेटर है। 4070 की MSRP $600 या 5070 में $50 कम हो गया है। सेम तरीके से 5070 की भी $50 कम हुई है। और अगर हम 5080 को देखें, 4080 तुम्हारा आया था $1,200 पे, पर 4080 सुपर जो था तुम्हारा वो $1,000 पे ही आया था। तो ये 4080 सुपर वाला ही प्राइस दे रहा है, वहां पे कुछ ज्यादा चेंज आया नहीं है। तो ज्यादातर हमको प्राइस कट ही देखने को मिला है। हमको बस प्राइस इंक्रीज 5090 में मिला है। 4090 का प्राइस $1,600 था, 5090 का प्राइस बढ़ के $2,000 कर दिया, जो बहुत ज्यादा नहीं लोग खरीद पाएंगे। और भी कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। जब एनवीडिया का CEO 5090 दिखा रहा था तो वो बहुत छोटा है साइज में। अगर तुम इनकी वेबसाइट पे चेक करो 5090 का साइज, तो 5090 बस एक 2 स्लॉट का ग्राफिक कार्ड है। हम सबने सोचा था ज्यादा वोल्टेज ले रहा था, साइज भी ज्यादा होगा, पर नहीं, इस बार साइज कम हुआ है, जो बहुत अच्छी चीज है। पर साइज कम हो कैसे पाया है? अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इन्होंने PCB का साइज छोटा कर दिया है और ये साइड में फैंस आ रहे हैं। एक फुल साइज की PCB के ऊपर अगर तुम फैन लाओगे ऑफ कोर्स वो ज्यादा मोटा होगा, पर अगर PCB को तुम बीच में रख दोगे और साइड में फैन रखोगे तुम उसको पतला कर सकते हो, जिससे 2 स्लॉट का ग्राफिक कार्ड बन गया। और ये ऐसा एक न्यू 3D वेपर चेंबर टेक्नोलॉजी से कर पाए है। अब तुम लोग कहोगे 5070 में तो पाथ रेसिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, इसकी तो रे ट्रेसिंग बड़ी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। अगर तुम ग्राफ के नीचे ध्यान से पढ़ोगे ना तो वहां पे लिख रखा है कि DLSS परफॉर्मेंस यूज कर रहे थे। तो 4K में परफॉर्मेंस यूज करना मतलब ये 1080p पे गेम चल रही थी और उसको 4K में अप स्केल कर रहे थे। जितना कम रेजोल्यूशन होता है, रे ट्रेसिंग, पाथ ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी उसमें उतना अच्छा परफॉर्म करती है। और अगर तुम 1080p की 4090 की परफॉर्मेंस देखो फ्रेम जनरेशन के साथ, तो रे ट्रेसिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है इस जनरेशन, 2-3 गुना नहीं हुई है। अगर तुम इनका DLSS 4 का एग्जाम्पल देखो तो साइबरपंक में विद पार्ट
ट्रेसिंग DLSS 4 बंद करके ये बस 27 FPS ला पा रहा है, जो 4090 के बहुत करीब है। 4090 से थोड़ा सा ही कम लाता है FPS, तो ये बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं है। 5090 और 4090 में रॉ परफॉर्मेंस में बस 40% तक का अंतर दिखेगा हमको, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। वैसे अगर तुम अपना ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो मैं कहूंगा थोड़ा सा और रुक जाओ। रिलीज के 1-2 दिन पहले ही हमको सारे बेंचमार्क्स देखने को मिलते हैं, तो अगर विदाउट DLSS बेंचमार्क अच्छे हुए तभी खरीदना। अभी से अपना GPU बेच के मत बैठ जाओ कि मेरे को तो 5070 5090 खरीदना है। एक बार बेंचमार्क की वेट कर लो, बेंचमार्क देखो फिर बेचना। इनने CES पे बहुत सारी ये वाली टेक्नोलॉजीज बताई है, पर मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इनका Reflex 2.0 लगा है। Reflex 2.0 तुम्हारा लेटेंसी कम करने के लिए, पर ये फ्रेम जनरेशन में इतना कुछ कम नहीं कर पाएगा लेटेंसी को। ये नॉर्मल अगर तुम कोई फर्स्ट पर्सन शूटर खेल रहे हो विदाउट फ्रेम जनरेशन, तो वहां पे ये कम करेगा लेटेंसी को। VR गेम्स के अंदर तुमको चक्कर ना आ जाए, लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसको कम करने के लिए फ्रेम एडजस्टमेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो Reflex 2.0 सेम टू सेम फ्रेम एडजस्टमेंट टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है। ये एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होगा। DLSS 4 इतनी कोई बड़ी चीज थी ही नहीं कभी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एनवीडिया वालों को बुद्धू मत बनाने दो यार, ये वाले ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में बहुत डिसअपॉइंटिंग है। एनवीडिया हर बार ऐसा कुछ ना कुछ करता है जिससे उनके ग्राफिक कार्ड जितने पावरफुल है उससे ज्यादा लगे। 4000 सीरीज में पहली बार फ्रेम जनरेशन दिखाया था, 3000 सीरीज में इन्होंने DLSS दिखाया था। तो एक बार प्रॉपर यूट्यूबर्स के बेंचमार्क निकलने दो। ऐसे मत सोचो कि एनवीडिया ने तो जादू कर दिया, एनवीडिया ने तो क्या निकाल दिया भाई।